नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान के दर्शकों को सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज के अंक में हम बात करेंगे 80 वर्ष के हो चुके वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की उपलब्धियों की। बताएंगे कैसे छोटे बच्चों को इलेक्ट्रिक शॉक से सुरक्षित रखेगा स्कूली छात्र द्वारा तैयार स्मार्ट सॉकेट। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। CSIR की 80 वर्ष की उपलब्धियों पर केंद्रीय मंत्री ने की प्रेस वार्ता। स्थापना के बाद से राष्ट्र निर्माण में किए गए योगदान को याद करते हुए CSIR के आगामी रोड मैप पर चर्चा। विमेन इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च कार्यक्रम में 11 महिलाओं का चयन। इंडो जर्मन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र के अंतर्गत इस पहले बैच को दोनों राष्ट्रों की परियोजनाओं में शामिल होने का मिलेगा मौका। स्कूली छात्र ने तैयार किया इलेक्ट्रिक शॉक से सुरक्षित रखने वाला स्मार्ट सॉकेट। घरों में छोटे बच्चों को करंट लगने के जोखिम से बचा सकती है युवा नवाचार की ये अभिनव परियोजना। और पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी और नवीन ऊर्जा अनुसंधान का प्रमुख संस्थान IIP देहरादून 6 दशकों से इस क्षेत्र में समाधान उपलब्ध करा रहा है CSIR का भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। और अब खबरें विस्तार से। अपनी स्थापना के 80 वर्ष पूरे कर चुके वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की उपलब्धियों को याद करते हुए 14 अक्टूबर को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक प्रेस वार्ता की। इस कार्यक्रम में CSIR की महानिदेशक डॉक्टर केले सिल्वी भी मौजूद रहीं। इस बैठक में पिछले 80 वर्षों के कार्यों की सराहना के साथ आगामी रोड मैप पर चर्चा की गई। प्रेस वार्ता पर ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। भारत निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाली भारतीय अनुसंधान एवं विकास की नोडल एजेंसी विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने बीते 26 सितंबर 2022 को अपनी स्थापना के 80 वर्ष पूरे कर लिए। इस दौरान CSIR ने न सिर्फ खुद प्रगति की, बल्कि भारतीय नागरिकों के जनजीवन को सुलभ बनाने और देश के औद्योगिक विकास के लिए लगातार वैज्ञानिक समाधान उपलब्ध कराने का काम किया। देश भर में फैली 37 CSIR की प्रयोगशालाएं और संस्थान हर क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान CSIR ने त्वरित वैक्सीन निर्माण से लेकर कोरोना की रोकथाम, सप्लाई चेन और लॉकडाउन के बाद स्थिति को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 14 अक्टूबर को CSIR की वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान की उपलब्धियों को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस बैठक को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह तथा CSIR की महानिदेशक डॉक्टर केले सिल्वी ने संबोधित किया। Each of our laboratories has been successful in distinguishing itself in one or the other way. Like, for example, as she was mentioning, the drone came from Bangalore, the Helibot technology came from Hyderabad, the Aroma mission and the Purple Revolution came from Jammu, the first hydrogen fuel bus came from Pune, the steel slag, what she was referring to for the road construction frame, from your Delhi laboratory, and now we also, with the encouragement and endorsement received from the President CSIR, the Prime Minister, I think another major achievement was that the traditional knowledge digital library has now been made accessible and open to the other stakeholders as well, which was earlier on limited only to the patent holders. And we have also engaged in with the Ministry of Culture in an exercise of opening science. CSIR की उपलब्धियों का विवरण देते हुए CSIR की महानिदेशक ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि CSIR ने अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों के साथ साथ सामाजिक उत्थान के लिए वैज्ञानिकों को प्रयोगशाला से निकलकर फील्ड तक पहुंचाने की पहल की है। जम्मू के दुर्गम क्षेत्रों में पर्पल रेवोल्यूशन से आया बदलाव हो या फिर पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल कर किया जा रहा उत्थान, चमड़ा उद्योग को सक्षम बनाने के अनुसंधान हो या जैविक ईंधन विकसित करने पर अनुसंधान,
हंसा एनजी हेलीकॉप्टर विकसित करना हो या फिर देश भर में सड़क निर्माण पर अनुसंधान, CSIR की प्रयोगशालाओं ने सरल वैज्ञानिक हस्तक्षेपों से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम किया है। अपने संबोधन में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CSIR के योगदान को सराहा और उद्योग, शिक्षा और अनुसंधान के एकीकरण और समन्वय पर जोर दिया। इस प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और CSIR की महानिदेशक डॉक्टर कलाई सेल्वी ने पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। अब हम आने वाले कुछ वर्षों के लिए अपना रास्ता बना रहे हैं, क्योंकि देश अब अमृत काल की महत्वपूर्ण अवधि में चल रहा है और 75 साल से अब हम अपनी आजादी के 100 साल की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए जब तक हम 2047 में भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएंगे, तब तक हमें भी इस देश के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को वास्तव में सर्वोत्तम तरीकों से अपनाने के लिए तैयार होना होगा। इसके लिए हमने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इस विजन डॉक्यूमेंट से संबंधित बैठक प्रयोगशाला स्तर पर की गई हैं, क्योंकि CSIR की 37 प्रयोगशालाएं हैं। मैं पूर्व अधिकारियों को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने 37 प्रयोगशाला आधारित विषयगत दृष्टि के लिए बैठक की, जिसे महसूस किया गया था। फिर 8 विषयों से संबंधित बैठक हमने विषयगत निदेशालय के साथ की। इन 45 बैठकों के साथ CSIR ने अब इस अंतिम विजन डॉक्यूमेंट को तैयार कर लिया है। आज भारत कई क्षेत्रों में दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में अग्रणी श्रेणी में खड़ा है और इस जगह तक देश को पहुंचाने में CSIR के अथक प्रयासों का महत्वपूर्ण योगदान है। CSIR का अगला विजन एकीकृत अनुसंधान को बढ़ावा देकर हरित और खाद्य जैसी चुनौतियों को ध्यान में रखकर न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए नवीन समाधान विकसित करना है। इंडो जर्मन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र के अंतर्गत शुरू की गई विमेन इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च वाइजर कार्यक्रम की पहली 11 महिला पुरस्कार विजेताओं को पिछले दिनों सम्मानित किया गया। इन सभी चयनित महिला वैज्ञानिकों को भारत और जर्मनी के द्विपक्षीय सहयोग के तहत चल रहे अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में शामिल होने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पेश है यह खास रिपोर्ट। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे क्षेत्रों में महिला शोधकर्ताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम चला रहा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रमों का भी सहारा लिया जा रहा है। इसी कड़ी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और जर्मनी के संघीय शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय द्वारा स्थापित इंडो जर्मन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र के अंतर्गत वाइजर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। वाइजर यानी वुमेन इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च कार्यक्रम के तहत दोनों देशों से महिला शोधकर्ताओं के आवेदन आमंत्रित किए गए थे। 18 अक्टूबर को नई दिल्ली में पहले बैच की 11 महिला शोधकर्ताओं को वाइजर 2022 पुरस्कार देकर कार्यक्रम के लिए चुना गया। 10 भारतीय और 1 जर्मन महिला शोधकर्ता को ये पुरस्कार भारत में जर्मनी के राजदूत हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर फिलिप एकरमैन और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति की उपस्थिति में दिए गए। इस मौके पर DST के सलाहकार और इंडो जर्मन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र के सह अध्यक्ष SK वार्ष्णेय भी मौजूद रहे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे रहा है और इस विचार से हमारे शोधकर्ताओं को सर्वोत्तम समूह से जोड़ना है ताकि वे हमारे समाज के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने के लिए काम कर सकें, जिसके हम समाधान खोजने में असमर्थ हैं। इसीलिए अन्य देशों में भागीदार संगठनों की सुविधाओं और ताकत का लाभ उठाते हुए हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। यह 2 सरकारों, भारत की ओर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा जर्मन शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय द्वारा प्रचारित एक संयुक्त केंद्र है। वे इसके मुख्य हितधारक हैं। ये सभी महिला शोधकर्ता भागीदार देशों में अकादमिक, शोध संस्थानों या उद्योगों में नियुक्त की जाएंगी और द्विपक्षीय सहयोग की जारी अनुसंधान एवं विकास और उद्योग परियोजनाओं में हिस्सा लेंगी। परियोजनाओं में शामिल होने और सहयोग करने के लिए इन महिला शोधकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
परियोजना अनुदान के लिए इन्हें अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 वर्ष की अवधि या परियोजना के पूरे होने तक चयनित महिला शोधकर्ताओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के सभी क्षेत्रों की अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में काम करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हर साल 1 माह दूसरे देश में जाकर काम करने की सुविधा भी दी जाएगी। Research, if it should be successful nowadays, has to be international. शोध को आज सफल होना है तो मेरा मानना है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से नहीं जुड़ते हैं तो आपको वास्तव में ठोस परिणाम नहीं मिलेंगे। और भारत के बारे में एक खास बात है जो मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है, वह है अंतर्राष्ट्रीय शोध के प्रति खुलापन। जब आप अन्य देशों या विश्वविद्यालयों या शोध संस्थानों में शोध के लिए आते हैं तो एक वास्तविक खुली सोच होना जरूरी है, और आप इसका जीता जागता सबूत हैं। आप उन विश्वविद्यालयों या संस्थानों के साथ काम कर रहे हैं जो एक मायने में दूसरी दुनिया की तरफ हैं, और फिर भी आप एक विषय या एक मुद्दे पर काम करते हैं। यह भविष्य के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे इसके लिए आप पर गर्व है। और यह जर्मन भारतीय सहयोग का एक सटीक उदाहरण है। विभिन्न कारणों से STIM के क्षेत्र में अभी भी महिला शोधकर्ताओं के प्रतिनिधित्व की कमी महसूस की जाती रही है। पिछले कुछ सालों में लिए गए निर्णयों से इस स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी असंतुलन मौजूद है। वाइजर जैसे कार्यक्रम शुरू होने से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लैंगिक समानता और महिलाओं को नेतृत्व की स्थिति में लाने की प्रेरणा मिलेगी। पंचकुला हरियाणा के एक स्कूली छात्र ने छोटे बच्चों को इलेक्ट्रिक शॉक से सुरक्षित रखने वाला स्मार्ट सॉकेट तैयार किया है। DST इंस्पायर पुरस्कार मानक के तहत राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में प्रदर्शित की गई ये परियोजना प्लास्टिक से बनने वाले महंगे सॉकेट का किफायती और पर्यावरण अनुकूल विकल्प भी बन सकती है। क्या है ये स्मार्ट सॉकेट और किस तरह काम करता है, जानने के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। हमारे घरों, दफ्तरों और व्यावसायिक केंद्रों में बिजली के उपकरणों को इस्तेमाल करने के लिए जगह जगह सॉकेट लगाए जाते हैं, लेकिन कई तरह के परिवर्तनों के बाद भी खासकर घरों में छोटे बच्चों को इन खुले हुए सॉकेट से करंट लगने का खतरा बना रहता है। इसी समस्या का समाधान निकाला है पंचकुला के एक छात्र ने। इस छात्र ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के इंस्पायर पुरस्कार मानक के तहत तैयार की गई अपनी परियोजना में एक स्मार्ट इलेक्ट्रिक सॉकेट विकसित किया है। सेंसर आधारित इस सॉकेट के साथ जैसे ही कोई बच्चा छेड़छाड़ करता है, ये अपने आप करंट को काट देता है और खतरा टलते ही स्वतः करंट को फिर से चालू कर देता है। मैंने अपना एक आइडिया बनाया जिसको मैंने स्मार्ट सॉकेट नाम से दिया। उसके अंदर सेंसर्स और इलेक्ट्रिक सॉकेट्स अप्लाइड हैं। जो भी मैंने इसमें कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं वो हैं आर्डिनो ऊनो, रिले मॉड्यूल एंड IR सेंसर एंड दी जंपर केबल एक्सटेंशन बोर्ड एंड दी बल्ब विच आई हैव यूज्ड। कुशाग्र ने अपने स्मार्ट सॉकेट को बनाने के लिए आर्डिनो ऊनो, रिले मॉड्यूल, IR सेंसर, जंपर केबल एक्सटेंशन बोर्ड और एक बल्ब का उपयोग किया है। जैसे ही सेंसर सॉकेट के होल पर किसी उंगली के स्पर्श को महसूस करता है, रिले मॉड्यूल पावर सप्लाई काट देता है और जैसे ही हाथ हटता है, सेंसर द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर रिले मॉड्यूल पावर सप्लाई को दोबारा जोड़ देता है। सॉकेट पर लगा बल्ब एक इंडिकेटर की तरह ऑन ऑफ होता है, जिससे पता चलता है कि सॉकेट में करंट आ रहा है या नहीं। इस सॉकेट के अंदर प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस तरह ये पर्यावरण के भी अनुकूल है। 3 एडवांटेजेस हमारे प्रोजेक्ट के हैं। वो है नंबर 1 जो कि है जो शटर्स होते हैं सॉकेट के पीछे लगते हैं, वो पहली बात प्लास्टिक के होते हैं और वो इको फ्रेंडली भी नहीं होते। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में हमने शटर्स यूज़ नहीं किए हैं, हमने बेसिकली सेंसर्स यूज़ किए हैं और आर्डिनो और रिले यूज़ किया है। तो उसमें कोई भी ऐसे शटर्स या प्लास्टिक नहीं है, तो वो इसे इको फ्रेंडली बनाता है।
एंड नंबर सेकंड पॉइंट इज़ दैट इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। वो मतलब कम पैसे में सारा काम हो सकता है आराम से, क्योंकि जो पूरे हाउस को चलाने के लिए, उसका सर्किट को चलाने के लिए हमें सिर्फ 2 आर्डिनो की ज़रूरत पड़ती है एंड इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। और नंबर थर्ड है कि जो हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो हमारे देश की शान है और वो हमारे बैकबोन है बेसिकली देश की, और उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो उसे बचाने के मोटिव से हमने अपना ये प्रोजेक्ट बनाया है। स्कूली छात्र द्वारा तैयार की गई इस अभिनव परियोजना को नई दिल्ली में आयोजित DST की राष्ट्रीय स्तर प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता 2022 में प्रदर्शित किया गया। युवा पीढ़ी के इस नवाचार ने लोगों को काफी प्रभावित किया। हालांकि ये समाधान अभी परियोजना स्तर पर है, लेकिन अगर इस क्षेत्र के स्टार्टअप इस विचार को बड़े स्तर पर ले जाते हैं तो एक सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और किफायती सॉकेट का विकल्प तैयार किया जा सकता है। ज्ञान विज्ञान में हम आपको देश के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्थानों से भी परिचित कराते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको CSIR के देहरादून स्थित भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की जानकारी दे रहे हैं। पिछले 6 दशकों में इस संस्थान ने देश को बेहतर पेट्रोलियम तकनीकी समाधान उपलब्ध कराए हैं। यहाँ के शोधकर्ता लगातार नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों पर अनुसंधान एवं विकास कार्य कर रहे हैं। IIP देहरादून पर ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। जीवाश्म ईंधन का उपयोग, उसकी बढ़ती जरूरत, पर्यावरण पर उसके दुष्प्रभाव और खत्म होते संसाधन, इन सब चुनौतियों के समाधान के तौर पर जरूरत ऊर्जा के हरित और नवीन विकल्पों को तलाशने की। इसी दिशा में कार्यरत है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का देहरादून स्थित भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। 14 अप्रैल 1960 को CSIR की घटक प्रयोगशाला के तौर पर स्थापित इस संस्थान ने पेट्रोलियम की गुणवत्ता, उसके सही इस्तेमाल को लेकर पेट्रोलियम उद्योग को कई सफल प्रौद्योगिकियां और समाधान उपलब्ध कराए हैं। इसके साथ ही पेट्रोलियम नीति निर्माण में सहयोग, ईंधन उत्पादन और उपयोग का मूल्यांकन करना संस्थान का मैंडेट रहा है। अपनी उपलब्धियों से इस संस्थान ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुविषयक अनुसंधान संस्थान की पहचान स्थापित की है। देश में तेल ईंधन की खोज और उसकी आपूर्ति सुनिश्चित कराने में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हमारे पास व्यापक अर्थों में पेट्रोलियम, तेल और गैस को समझने के लिए समर्पित एक संगठन के रूप में यह भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है। हमारे लिए ऊर्जा पर्यावरण गठजोड़ एक मूल जन आदेश के रूप में है। भारत एक ऊर्जा की कमी वाला देश है और हम बहुत अधिक ऊर्जा का आयात करते हैं। इसलिए हमें अपनी ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा और हमें यथासंभव कम ऊर्जा का आयात करना होगा। पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय पेट्रोलियम संस्थान लगातार गैर जीवाश्म ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में काम कर रहा है। संस्थान ने प्लास्टिक को ईंधन में बदलने की तकनीक विकसित की, जिससे प्रदूषण कम करने के साथ ऊर्जा का एक नया विकल्प तैयार हुआ है। IIP की जैव ईंधन प्रौद्योगिकी भी सफल रही है। इसके द्वारा वाहनों के अलावा हवाई जहाजों के लिए भी ईंधन तैयार किया जा रहा है। इस प्रौद्योगिकी का सफल प्रदर्शन भी किया जा चुका है। अगर अन्य मुख्य टेक्नोलॉजीज की बात करें तो संस्थान ने डिले कोकिंग तकनीक विकसित की है, जिसको असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरीज को हस्तांतरित किया गया है। इसके साथ साथ IIP ने लाइट नेफ्था का LPG और हाई ऑक्टेन गैसोलीन में रूपांतरण करने की विधि FCC नेफ्था से US ग्रेड गैसोलीन, शुद्ध बेंजीन का एक साथ उत्पादन और गन्ना किसानों के लिए एक उन्नत गुड़ भट्टी भी विकसित की है। हाल ही में संस्थान द्वारा एक अत्याधुनिक धातु सामग्री की जंगरोधी सॉल्ट स्प्रे मशीन भी स्थापित की गई है, जो अनुसंधान कार्य को बल प्रदान करती है। Self-reliance in essence is a very big word. I think as the word विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता बहुत बड़ा शब्द है। मुझे लगता है कि अब दुनिया सार्वभौमिक है और हमें और अधिक सहयोग करने की जरूरत है। मैं ये कहूँगा कि यदि किसी तकनीक का आविष्कार इजराइल में या फिलीपींस में या दक्षिण अफ्रीका में या फिर यूरोप में हुआ है तो हमें यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह स्वदेशी नहीं है और इसे अपनाने की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत
यह एक बहुत अच्छी तकनीक है क्योंकि यह यूरोप में या कहीं और विकसित है, ये भी सही नहीं है। हमें आंखें मूंद कर भारत में इसकी शुरुआत नहीं करनी चाहिए। हमें अपने इकोसिस्टम और इससे जुड़े अर्थशास्त्र दोनों चीज़ों को देखना चाहिए। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान प्रौद्योगिकी विकास के साथ साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुशल मानव संसाधन की मांग को पूरा करने के लिए एक श्रेष्ठ प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करता है। आत्मनिर्भर भारत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे इस संस्थान का जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ईंधन की ओर बढ़ने की यात्रा में योगदान अतुलनीय है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। भारत सरकार के लंबित मामलों को निपटाने के लिए विशेष अभियान के अंतर्गत डीबीटी के स्वायत्त संस्थान क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा एक ई पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने डिजिटलीकरण पर विशेष रूप से ध्यान दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन, कार्य क्षमता में सुधार एवं पारदर्शिता में वृद्धि होगी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के इस क्षेत्रीय केंद्र द्वारा तैयार किया गया ये अकादमिक पोर्टल छात्रों के सभी शैक्षणिक मामलों को हल करेगा। इस मौके पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर राजेश एस गोखले ने इस शैक्षणिक पोर्टल को शुरू करने के लिए आरसीबी को बधाई दी और कहा कि एक केंद्रीय संस्थान होने के नाते आरसीबी ने विभाग की शैक्षणिक गतिविधियों के लिए सही पहल की है और इसका अनुकरण जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अन्य स्वायत्त संस्थान कर सकते हैं। आरसीबी और संबद्ध संस्थानों में छात्रों से संबंधित सभी शैक्षणिक गतिविधियों जैसे उपस्थिति, कार्य आवंटन, सेवा अभिलेखन नियम गठन, शोध प्रस्ताव, प्रगति रिपोर्ट पेपरलेस होंगे और अकादमिक पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान नैनो और मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने ऐसी नई सामग्री को विकसित किया है जो चमकदार प्रकाश उत्सर्जित करने वाली एलईडी लाइट की प्रकाश उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के साथ उन्हें ज्यादा टिकाऊ और किफायती बना देगी। आमतौर पर सामान्य प्रकाश स्रोतों के रूप में सबसे ज्यादा मांग एलईडी की होती है, लेकिन वांछित टिकाऊपन और चमक प्राप्त करना उन वैज्ञानिकों के लिए चुनौती रही है जो इस तरह की नई सामग्री की तलाश में हैं। सेंस के वैज्ञानिकों ने शोध के दौरान पाया कि सीजियम लेड हैलाइड नैनो क्रिस्टल की अकार्बनिक सामग्री के सरल प्लाज्मा व्यवहार से कई गुना अधिक स्थिरीकरण हो सकता है। इस खोज से अब ज्यादा चमकदार और लंबे समय तक चलने वाली एलईडी बनाई जा सकती हैं। प्लाज्मा ट्रीटमेंट नैनो क्रिस्टल की सतह पर मौजूद कार्बनिक अणुओं ओलेलैमिन के क्रॉस लिंकिंग को प्रेरित करता है। ये लिगैंड के एक मजबूत नेटवर्क का निर्माण करता है, बेहतर कैप्सूलीकरण और उच्च पीएल तीव्रता प्रदान करता है। इसके अलावा उन्होंने एक नया जालसाजी रोधी एप्लीकेशन भी प्रस्तुत किया है जो गोपनीय डबल लेयर सुरक्षा टैग बनाने के लिए प्लाज्मा ट्रीटमेंट की विधि का उपयोग करता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा रोबोटिक प्रशिक्षक डिजाइन किया है जिसका उपयोग निचले अंगों की अक्षमताओं के इलाज के लिए की जाने वाली फिजियोथेरेपी में किया जा सकता है। आपको बता दें, अंग विकलांगता भारत में एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है। विभिन्न कारणों से होने वाली इस बीमारी में शिथिल पड़ चुके अंग को सक्रिय बनाने में फिजियोथेरेपी का सहारा लिया जाता है। इस क्षेत्र में अभी मौजूद ज्यादातर रोबोटिक प्रणालियां केवल धनु तल में गति और काल्पनिक सतह के आधार पर कार्य करती हैं। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने एक ऐसे रोबोट की रूपरेखा प्रस्तुत की है जो तीनों सतहों यानी धनु, अनुप्रस्थ और कोरोनल प्लेन में टखने को गति प्रदान करने में सक्षम है। इस अध्ययन के नतीजे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड रोबोटिक सिस्टम में प्रकाशित किए गए हैं। आज के हमारे इस अंक में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है indiascience@vigyanprasar.gov.in।
आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार A50 सेक्टर 62 नोएडा 201309 उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।